दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें 1 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था। आज इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो दोस्तों, बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों, आप लोग को ध्यान होगा कि भारत में व्यापार करने का अधिकार केवल अधिकार जो है किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का। अन्य ब्रिटिश व्यापारी को भारत में व्यापार करने का अब तक अधिकार नहीं था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा यह प्रावधान लाया गया कि अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत में आकर व्यापार कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी चार्टर एक्ट 1813 के तहत यह प्रावधान किया गया था। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में दे देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत पर व्यापार करने का एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को था, तो 1813 के तहत ये अधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन केवल एक अधिकार अभी भी जारी रखा गया था, जिस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था। वो अधिकार क्या था? चाय और चीन के साथ व्यापार, ठीक है। चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अभी भी एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। बाद में चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अक्सर जब भी ये चार्टर एक्ट 1813 और 1833 देता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों स्टेटमेंट में हेराफेरी कर देता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? आर.सी. दत्त द्वारा लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास मुख्यतः निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास जो है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था, जिनमें इन लोगों ने यह प्रावधान किया कि डायरेक्ट जो है किसानों से एग्रीमेंट किया जाएगा, डायरेक्ट किसानों से ही हम कर वसूलेंगे, ठीक है। तो रैयत का मतलब ही होता है किसान, ओके, जिसमें बीच में मध्यस्थ मीडिएटर को नहीं रखा गया था। जैसे स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जमींदार को रख दिया गया था। वो जो जमींदार होगा वो किसानों से कर वसूलेगा, कर वसूल करके फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? डायरेक्ट रैयतों से यानी किसानों से ही इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया था। बीच के जो बिचौलिया थे उनको समाप्त कर दिया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरक्षित विषय, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आरक्षित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाना था। दूसरा कह रहा है कि गवर्नर जनरल को 8 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता दी जानी थी, जिनमें से 3 भारतीय होने चाहिए थे। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड पढ़ें तो इस वाले पोर्शन को, जो आरक्षित विषय थे, हस्तांतरित विषय थे और आरक्षित विषय में किस तरह के विभाग रखे गए थे, हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विभाग रखे गए थे, किसको ये अधिकार दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और पीसीएस, स्टेट पीसीएस में भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की बात करें 1919 में ये प्रावधान लाया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान लाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या है? द्वैध का मतलब होता है दो और शासन का मतलब होता है राज करना, ठीक है। इस व्यवस्था के तहत क्या था भाई? तो इस व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों के पास काम और जो जिम्मेदारियां थी उनको 2 भागों में बांट दिया गया। काम और जिम्मेदारी को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग था भाई आरक्षित विषय, ठीक है, आरक्षित विषय, और दूसरा था हस्तांतरित।
हस्तांतरित। ओके, आरक्षित विषय में भाई रिजर्व्ड सब्जेक्ट में क्या था कि इसमें बहुत ही जरूरी और ताकतवर विभाग थे। जो आरक्षित विषय थे इसमें बहुत ही जरूरी और ताकतवर विभाग थे। इस विभाग में क्या था भाई, ब्रिटिश सरकार जो है पूरी तरह जो इस विभाग, ये जो आरक्षित विषय थे इसमें बहुत महत्वपूर्ण विभाग रख दिए गए थे। और ये किसके कंट्रोल में था, तो ऑब्वियसली ये किसके कंट्रोल में होगा, ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में होगा। किसके कंट्रोल में होगा, ये ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में होगा। जो ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से आरक्षित विषय में जितने भी विभाग शामिल थे उनको कंट्रोल करती थी। इसको संभालता कौन था, तो इसको कौन संभालता था, इसको संभालता था भाई प्रांत का गवर्नर और उसकी चुनी हुई जो काउंसिल, यानी कि उसके जो चुने हुए अंग्रेज अधिकारी थे वो। और ये जो प्रांत का गवर्नर होता था ना, ये भारतीय जनता और असेंबली के प्रति जवाबदेह नहीं होता था। यानी कि इस विभाग में क्या हो रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, इसको ये जनता को नहीं बताया जाएगा, ना ही इन लोग जवाबदेह होंगे, ना ही असेंबली के प्रति जवाबदेह होंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में किस तरह के विभाग रखे गए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे पुलिस हो गया, जो महत्वपूर्ण जो पावरफुल विभाग थे ये आरक्षित विषय में रखे गए थे। जैसे न्याय हो गया, न्याय के अंतर्गत जैसे कानून व्यवस्था हो गई, पैसा यानी वित्त, जमीन का लगान, ये सभी किसके अंतर्गत रखे गए थे, आरक्षित विषय के अंतर्गत। और आरक्षित विषय किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में था। यानी कि उस प्रांत का जो गवर्नर होगा और उसके जो अधिकारी होंगे उनके अधीन था ये विषय। ठीक है, और ये जवाबदेह नहीं थे जनता के और ना ही असेंबली के प्रति। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हस्तांतरित विषय क्या था भाई, हस्तांतरित विषय में वो विभाग रखे गए थे जो बहुत मतलब जिम्मेदारी वाला काम था। ठीक है, ये विभाग किसको सौंपा गया, भारतीयों को। ये लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, भारतीयों को अंग्रेज इतने चंट थे कि महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रख लिए, और जो छोटे मोटे विभाग थे, जो जिम्मेदारी वाला विभाग था, जो बर्डन वाला विभाग था, काम जवाबदेह वाला विभाग था, वो भारतीयों के हाथ में दे दिए। लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भाई, हम तुम लोगों को भी अधिकार दिए हैं कुछ काम यहाँ परिषद में, काउंसिल में आकर के अपनी मांग रखने का। तो इसमें किस तरह के विषय रखे गए थे, किस तरह के विभाग रखे गए थे, तो जैसे कि शिक्षा हो गया, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, साफ सफाई हो गया। और ये किसके अधीन था ये विषय, तो जो भारतीय मंत्री ये जो भारतीय मंत्री थे जो चुनाव जीत करके असेंबली में आते थे। ठीक है, भारतीयों द्वारा चुने जाते थे और वहाँ पे असेंबली में जाते थे, तो उनको ये इस तरह के अधिकार दे दिए गए थे। शिक्षा मतलब ये विभाग दे दिया गया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय जो साफ सफाई है, ठीक है, कृषि हो गया, तो ये विभाग इन लोगों को दिया गया था। और ये जो विभाग था, ये जो भारतीय मंत्री थे, आपको पता होगा कि भारतीय मंत्री जो थे वो असेंबली और जनता के प्रति जो है इनको जवाबदेह थे। जनता को जवाब देना पड़ता था कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं आप लोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो है दो विषय थे, हस्तांतरित और आरक्षित। इसी को जो है द्वैध शासन कहा गया, प्रांतों में द्वैध शासन कहा गया। तो यहाँ पे देखो, अब पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि आरक्षित विषय का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाना था। तो ये गलत हो गया ना, आरक्षित विषय किसके अधीन था भाई, आरक्षित विषय गवर्नर जनरल, प्रांत का जो गवर्नर था और उसके जो अधिकारी थे, ठीक है, उसके जो अधिकारी थे उसके अधीन था। और ये जनता के प्रति जवाबदेह तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना पहला स्टेटमेंट। हस्तांतरित विषय जो है वो उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन था, तो यहाँ पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, गवर्नर जनरल को 8 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता दी जानी थी जिनमें 3 भारतीय होने चाहिए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। इसको इस तरह से समझ लेना जाते जाते इस क्वेश्चन को, क्योंकि डिटेल में हमारी ये सब क्लास तो चल नहीं रही है, टेस्ट सीरीज की क्लास है, तो हम बहुत लिमिट टाइम होता है हमारे पास कि हम आपको एक क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से समझा सके। तो बहुत लिमिट टाइम में हम आपको थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं। इसको याद ऐसे कर लेना कि मान लो कि आप सिबलिंग्स हो, आप घर में आपके 2 भाई बहन हैं, मान लो आप भाई हैं, बड़े भाई हैं और आपकी छोटी सिस्टर है। ठीक है, तो आपके मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं तो जिम्मेदारी दे दी है, आप बड़े भाई हैं, आपको जिम्मेदारी दे दिया गया घर की साफ सफाई की, कूड़ा फेंकने की, खाना बनाने की, ठीक है, खाना बनाने की, और भी ऐसे बहुत सारे काम जो घर के साफ सफाई वाले से रिलेटेड है। और जो छोटी बहन है इनको जिम्मेदारी दे दिया गया पैसे का, कि भाई अगर मान लो आपका कहीं मकान है किराए पे दिया गया है, तो इस किराए की वसूली जो है कौन करेंगे, आपकी छोटी सिस्टर करेंगी। ठीक है, मम्मी पापा जो पैसे देंगे वो इनके हाथ में आएगा कि यही जो है बड़े भाई को खर्चा, कहीं सामान लेके आना है, कोई राशन ले आना है, तो
पैसा किससे मांगना पड़ेगा बड़े भाई को? बी से मांगना पड़ेगा, छोटी बहन से मांगना है। भाई बहन मेरे को पैसे दे दे, मेरे को सामान ले आना है, ठीक है, दूध ले आना है, चावल ले आना है। तो इस तरह से समझिएगा। तो ये जो बी थी ना, जो छोटी बहन थी, बड़ी नटखट थी, बड़ी चंट थी, ये खुद पैसे कहाँ खर्च कर रही है, किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। कहाँ से पैसे, कितना किराएदार ने कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताती थी किसी को। और ये जो भाई था, ये कहाँ खर्च कर रहा है, एक एक रुपया और एक एक 50 पैसे तक का पूरा हिसाब इसको देना पड़ता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी समझिए कि जो बड़ा भाई ए था, ये भारतीय मंत्री थे जो चुनाव जीत करके जाते थे, और जो छोटी बहन बी थी, ये ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जिन्ना ने संयुक्त अंतरिम सरकार के ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था। तो ये तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की जो घोषणा है ये कब की गई थी? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से स्वदेशी आंदोलन के परिणाम थे? स्वदेशी आंदोलन के परिणाम कौन कौन से थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय उद्योग, नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना। लेकिन जो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के पहले ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जा चुकी थी। बाकी स्वदेशी आंदोलन के जो परिणाम थे, जब लोगों ने बहिष्कार आंदोलन शुरू किए, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो लोगों ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित किया, राष्ट्रीय उद्योग स्थापित किया, अपने खुद के नेशनल कॉलेजेस बनाए ताकि अंग्रेजों के कॉलेज में न जाना पड़े। तो यहाँ पे दूसरा तो नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3 और 4, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे बहुत सारे क्लब द्वारा बहुत सारे बैच चलाए जा रहे हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में प्री और प्री कम मेंस के साथ आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे 5th फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इस समय ज्योग्राफी की क्लास आरजी सर द्वारा ली जा रही है। तो इस समय ये बहुत बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर जुड़िए, जिसकी प्राइस है 1989 रुपये, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हो, जैसे कि आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो, मेंस ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे उत्तर लेखन अभ्यास से जुड़ सकते हो। डेली आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको आंसर लिख करके हमारे इसी वेबसाइट के थ्रू आपको सेंड करना होगा आंसर लिख करके। देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, जो वीडियो चल रही है, कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। डेली क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़िए। आपको बताया जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है। आप जब आंसर लिख के दोगे तो उसमें पूरा फीडबैक दिया जाएगा कि आपने कहाँ गलती किया है और कहाँ पे आप सुधार कर सकते हो। तो ये मेंस ओरिएंटेड तैयारी आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आप हमारे बैच से ज्वाइन नहीं भी होंगे तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि भाई आप आंसर राइटिंग करिए अभी से, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो आप में क्या होगा कि हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होगा। जब आप लिख के तैयार करोगे तो आप एक तो जो आयोग है, आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो किस वे में क्वेश्चन पूछता है, उसके वे को समझोगे, ठीक है। एनालिटिकल आंसर लिखना शुरू करोगे और जब लिखोगे तो आप बहुत सारे फैक्ट भी उसमें ऐड करोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं होती, नहीं, आपके आंसर में जान डाल देता है फैक्ट। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे लिखने पे क्या होता है, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप जरूर लिखिए, आंसर डेली लिखिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो हमारे इस उत्तर लेखन अभियान से जुड़ सकते हैं। प्रति माह आपको 199 रुपीज़ इसका फी पड़ेगा। अगर आप एक साथ पे करना चाहते हो, ये 8 महीने का पूरा कोर्स है, तो 1499 में जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ दोस्तों अगर आप सी सेट के लिए परेशान हो कि सी सेट कैसे पढ़े, तो हमारा सी सेट का भी बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। हालांकि एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले, लेकिन अभी अगर आप चाहते हो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एक नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, सी सेट के लिए, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। ओके, चलिए हम लोग अब आते हैं अपने फिर से क्वेश्चन पे। चलिए, और अगर आप इस टेस्ट का पीडीएफ चाहते हो तो इस टेस्ट के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स में इस टेस्ट पेपर का पीडीएफ का लिंक दिया गया है। इस लिंक को क्लिक करके आप पूरे
टेस्ट पेपर को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट में भी जा करके आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से किसने यह घोषणा की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का जीवन प्राण है? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से किसने यह घोषणा की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का जीवन प्राण है? तो ये स्टेटमेंट दिया था, बताओ आप लोग आंसर करो, तो अरविंदो घोष ने। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब दोस्तों मेंस में क्वेश्चन देता है स्वदेशी आंदोलन क्या है, आपके हिसाब से क्वेश्चन जब भी मेंस में देगा तो आप इस तरह की जो स्टेटमेंट है लिखोगे आंसर में तो बहुत आपका आंसर औरों से अच्छा होगा, इतना गारंटी है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जो स्टेटमेंट होते हैं किसने क्या स्टेटमेंट दिए थे ये आप याद किया करिए, ठीक है, कोटेशन याद करिए, यहाँ आंसर में क्या होता है बहुत काम आता है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया? तो किस समाचार पत्र ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया था? तो संध्या, काल, युगांतर, सभी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम ने प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया था। केंद्रीय स्तर पर। अब बताइए कि आपका कौन सा कथन भाई सही है, बताइए। तो मुझे ये बताइए कि भारत सरकार अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के तहत क्या वाकई में भारत में प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की? नहीं, हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जब दो विषय बांटे गए थे, ठीक है, जब कार्यों को दो ग्रुप में बांटा गया था, दो गुट में बांटा गया था, जिसमें आरक्षित विषय था और हस्तांतरित था। तो आपको पता होगा कि आरक्षित विषय में क्या था भाई, इसके अधीन प्रांत का गवर्नर था। ये जो आरक्षित विषय जिसमें सारे विभाग थे, जो मेन विभाग था, जैसे रक्षा हो गया, न्याय हो गया और लगान वसूलने का अधिकार हो गया, विभाग हो गया, तो ये सभी किसके अधीन था? प्रांत के गवर्नर के अधीन। और जो प्रांत का गवर्नर था वो लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं था, ना ही असेंबली के प्रति जवाबदेह था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अधिनियम जो है प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की? नहीं की ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया। बहुत सारे बच्चे होंगे जो जल्दी में आंसर क्या करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इस वाले पोर्शन को ध्यान ही नहीं देंगे कि ये केंद्रीय स्तर पर किया गया था या प्रांतीय स्तर पर किया गया था। तो इसी वजह से आप लोग क्या करते हो, जल्दी में आंसर गलत करके चले आते हो। तो केंद्रीय स्तर पर नहीं बल्कि प्रांतीय स्तर पर किया गया था, ठीक है। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया था, केंद्रीय स्तर पर नहीं, प्रांतीय स्तर पर, ठीक है। तो दोनों ही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तेलंगाना आंदोलन 1946 और 1951 के दौरान हुई थी, तो ये भी सही है। तीसरा भी तेभागा आंदोलन जो है 1942-45 में नहीं हुआ था, बल्कि ये 1946 से 1947 के दौरान हुआ था, ठीक है, 1947 के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है ना गलत है, तो पहला और तीसरा करेक्ट है, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि उसने भारत में पुर्तगाल के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का स्थान लिया। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भाई इसने क्या किया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का स्थान लिया था। दूसरा है कि उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेल में कुछ बताने की जरूरत है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे मैं आप लोग को जरूर बताती हूँ। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, बहुत सारे विद्रोह दिए हैं, ठीक है, खास करके जनजातीय विद्रोह है। तो इसको मिलान करना है कि ये विद्रोह कब हुआ था। स्टेट पीसेस में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और लास्ट 2 सालों से तो कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज्यादा रहा है। तो पहाड़िया विद्रोह देखिए, पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1778 में हुआ था। चुआर विद्रोह हुआ था आपका 1795 से 1816 के दौरान हुआ था। संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855-56 के दौरान, और कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। तो जब आप इसका मिलान करेंगे तो इसका क्रम बनेगा 2, 3, 1, 4। दोस्तों आप क्या करिए कि
अगर आप स्टेट रिसर्च दे रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको पूर्वावलोकन रटा होना चाहिए। ठीक है, पूर्वावलोकन रटा होना चाहिए। सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए। क्वेश्चंस जो अक्सर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, कुछ नहीं तो मिनिमम 30-40 क्वेश्चन डिक्टो सेम टू सेम एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, और इससे बाहर अब क्या ही पूछेगा एग्जामिनर। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यूनिक क्वेश्चन होता है तो यूनिक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागा जाता है। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली हर साल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसके पीछे भागिए। तो पूर्वावलोकन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट के अच्छे से पढ़ने हैं, रटना है एकदम। उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए, जहाँ पे आप भूल रहे हो, जो भी क्वेश्चन भूल रहे हो, बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसको एक नोट, A4 साइज का नोट्स बना लीजिए, 5-6 पेज 10 पेज का, जो भी आपको सही लगे। छोटे छोटे पॉइंट्स में आप नोट कर लीजिए जहाँ पे आप भूल रहे हो। ठीक है, तो आपके एग्जाम में वो बहुत हेल्प करता है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसके पहले रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना पूर्वावलोकन इतनी मोटी मोटी है सारे सब्जेक्ट की, ये वैसे ही देख करके थोड़ा सा आप लोग डर जाते हैं कि अरे बाप रे इतना मोटा है, कैसे पढ़े। तो अभी से पढ़ते रहिए, 4-5 महीने का टाइम है, टारगेट बना के पढ़िए, डेली पढ़िए। ठीक है, और अगर आप वीडियो चाहते हो कि पूर्वावलोकन पे प्रॉपर आपको क्लास दिया जाए तो अभी सुबह डेली 8 बजे, डेली जो है 8 बजे पूर्वावलोकन की क्लास चलती है, तो इसको पढ़िए। इस समय पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इस समय पॉलिटी पढ़ाई जा रही है लोकेश सर द्वारा, तो आप जरूर पढ़िएगा। आपका बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि सीआर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा गया है, बिल्कुल आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा वर्णन है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, आपको पता होगा कि इनके द्वारा आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत की गई थी, आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो इस आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति क्या था? तो ये स्वरूप में जो था ना दोस्तों, ये स्वरूप में पुनरुत्थानवादी था, लेकिन विषय वस्तु इसकी जो थी सुधारवादी थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में फराजी आंदोलन की स्थापना की थी? फराजी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? कहाँ पे की गई थी? बंगाल में की गई थी। ठीक है, बंगाल में की गई थी। तो ये आंदोलन की स्थापना किसने की थी भाई? हाजी शरीयतुल्लाह। आपको याद कैसे करना, आपको याद ही नहीं करना है, फराजी हाजी ऐसे करके आप जो है, सिमिलर लग रहे हैं ना थोड़े थोड़े, फराजी हाजी, फराजी हाजी, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे आंदोलन होंगे जो मैं आपको इस टेस्ट सीरीज जो लगभग 25-30 टेस्ट पेपर जो सॉल्व कराएंगे, तो हर टेस्ट पेपर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको उसमें ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको याद करना है। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग में जोर भी नहीं देना पड़ेगा, अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में इल्बर्ट विल विवाद के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये इल्बर्ट विल विवाद क्या था? ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो बताइए ये क्या था इल्बर्ट विल विवाद? कोई बताएगा? तो देखो भाई, इल्बर्ट विल विवाद क्या था? किसने इसने औपनिवेशिक न्याय प्रणाली में नस्लीय भेदभाव को उजागर किया था। ठीक है, तो देखो ये इल्बर्ट विल विवाद था क्या? जब ये इल्बर्ट विल विवाद लाया गया था, कब लाया गया था? तो 1883 के करीब में ये लाया गया था। उस समय जो है वाइसराय कौन था? उस समय वाइसराय था रिपन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो था ना, ये मतलब भारतीयों के प्रति इसकी सोच बहुत अच्छी थी, मतलब भारतीयों के प्रति इसका व्यवहार उदार था। तो इसने जो है अपने एक साथी, मतलब एक न्याय विभाग में, विधि विभाग में एक सदस्य था, उससे बोला कि भाई तुम एक बिल लाओ। इल्बर्ट बिल लाया गया था, उसका नाम भी इल्बर्ट ही था। ठीक है, तो उस समय क्या था, जब 1883-84 की बात करें तो उस समय एक प्रथा थी। प्रथा क्या थी भाई? उस समय एक प्रचलन था कि जो गोरा अंग्रेज होगा, ठीक है, केवल गोरे अंग्रेज ही जो है, अगर कोई गोरा अंग्रेज अपराध कर रहा है, ठीक है, अगर कोई गोरा अंग्रेज अपराध किया है तो उसकी सुनवाई जो है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? केवल और केवल गोरा आदमी, यानी कि ब्रिटिश जज जो है करेगा। अगर कोई अंग्रेज गोरा आदमी अपराध कर देता था तो उसकी सुनवाई केवल और केवल गोरा या ब्रिटिश जज ही करेगा, ये प्रावधान था। और अगर कोई भारतीय जज, चाहे कि अगर कोई भारतीय जज है वो कितना भी सीनियर क्यों ना हो, वो अंग्रेजों के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता था। ठीक है, कोई भारतीय जज
कितना भी सीनियर क्यों ना हो, कितना भी जानकार क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विधिवेत्ता क्यों ना हो, वो अंग्रेजों के प्रति सुनवाई नहीं कर सकता था। ठीक है, इसी के विपरीत जो है रिपन ने एक बिल लाया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया, और इसमें यह प्रावधान था कि एक भारतीय जज भी अंग्रेजों की मामले की सुनवाई कर सकता है। तो भाई इसी का विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने जम करके अंग्रेज मिले और इस बिल का विरोध किया। इसी को कहा गया इल्बर्ट बिल। ठीक है, इल्बर्ट बिल में क्या था कि एक भारतीय जज भी अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई कर सकता था। इसी को इल्बर्ट बिल कहा गया। फिर बाद में जो है बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने विरोध किया तो इस बिल को रद्द कर दिया गया और रिपन जी हट गए। ठीक है, वायसराय के पद से हट गए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको समझना है ताकि ये जो है ना आपके मेंस में भी कंटेंट काम देता है कि कैसे आप आंसर्स को वहाँ पे बेहतर करें। तो बहुत अच्छा होता है, आप याद किया करिए, समझा करिए, एनालिटिकल वे में समझिए हर चीज को। जो आप लोग सोचते हो कि बस रट लेंगे हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो बस प्री हो सकता है, मेंस नहीं हो सकता है। तो आपको हर चीज को समझते हुए चलना है कि ये इल्बर्ट बिल क्या था, और फिर बाद में और भी बहुत सारे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार क्या थे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस तरह के प्रावधान लाए गए। आपको बेसिकली आपको सोचना है कि वर्तमान में जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत पहले भी हुई थी, तो पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, ऐसे अंतर करके भी सोचना है। अगला देखिए, वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन के निरस्त्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, पहला कथन कह रहा है कि यह निरस्त्रीकरण वायसराय हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान किया गया था। दूसरा कह रहा है कि निरस्त्रीकरण के पश्चात बिहार और उड़ीसा का बंगाल में विलय कर दिया गया। तीसरा कह रहा है कि विभाजन के निरस्त्रीकरण के उपरांत राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखो, पहला तो सही है कि जब बंगाल विभाजन का निरस्त्रीकरण हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में किया गया था। तीसरा भी आपका सही है कि विभाजन के निरस्त्रीकरण के बाद जब ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, तो उस रद्द करने के बाद 1911-12 में राजधानी जो थी भारत की वो बंगाल से कहाँ कर दी गई थी भाई, दिल्ली कर दी गई थी। ठीक है, तो ये तीसरा भी सही हो गया। दूसरा आपका गलत हो गया। गलत क्यों है कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल में विलय नहीं किया गया था। जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके अलग अलग प्रांत बना दिया गया था। ठीक है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे, ना कि उनका विलय हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा गलत है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ढाका से राजधानी दिल्ली हो गई थी बाद में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत रक्षा अधिनियम 1915 लाया गया, ठीक है, भारतीयों के विरोध में। जो समय क्या था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो बहुत सारे भारत में क्रांतिकारी उभर करके आए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। इसी अंग्रेजों के विरोध करने के लिए जो भारतीय क्रांतिकारी आए, तो इनका दमन करने के लिए भारतीय रक्षा अधिनियम अंग्रेजों ने लाया। तो ये पहला स्टेटमेंट पढ़िए। तो यह अधिनियम केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतों पर लागू था और ब्रिटिश बलूचिस्तान और संथाल परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को बाहर रखा गया था। तो देखो, ध्यान रखना कि भारत रक्षा अधिनियम 1915 पूरे भारत में लाया गया था। बलूचिस्तान और संथाल परगना जैसे क्षेत्रों को बाहर नहीं रखा गया था, पूरे भारत में लागू किया गया था। तो ये पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अधिनियम ने अधिकारियों को दुश्मन की सहायता करने के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया और यहाँ तक कि कुछ मामलों में मृत्यु दंड भी निर्धारित की। तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अंग्रेज ऐसा करते थे और कर भी सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने ऐसा आपको सोचना चाहिए। जब इस तरह का स्टेटमेंट दे तो आप समझिए कि स्टेटमेंट सही है। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला गलत है। अगला देखो, निम्नलिखित क्रांतिकारी या षड्यंत्र से संबंधित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था। ओके, मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 में हुआ था। चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड की हत्या की थी, कब की थी? 1897 में की थी। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 1924 में, 1924 में। अलीपुर षड्यंत्र केस
1908 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रेंड की हत्या की थी 1897 में। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 में। ओके, तो इसका क्रम क्या बनेगा? इसका क्रम बन जाएगा 3142। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता मजूमदार ने की थी। दूसरा है कि अधिवेशन लगभग एक दशक बाद नरम पंथियों और गर्म पंथियों के पुनर्मिलन का प्रतीक था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इन दोनों की अध्यक्षता किसने 1916 की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मजूमदार ने। अब इसको याद कैसे करना है? बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मजूमदार नाम याद कैसे रखें, कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1916 अधिवेशन की। तो देखो, आपको पता है, सबको ये पता होगा, जो सिविल एस्पिरेंट होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये पता होगा कि भाई 1916 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें दोनों जो गुट थे वो आपस में मिल जाते हैं। जब कोई मिलता है तो क्या होता है? मजा आ जाता है। अरे भाई चलो हम लोग मिल गए, ग्रुप में पार्टी करेंगे, मजा करेंगे, मजेदार था ये चीज। तो ऐसे याद कर लेना, मजूमदार। ठीक है, मजेदार था, दोनों मिल गए आपस में, मजेदार हो गया भाई, क्या मजा आ गया। तो ऐसे याद कर लेना है। तो यहाँ पे मजूमदार, मजेदार, मजूमदार ऐसे करके याद कर लेना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप नहीं भूलेंगे इसको, भूल कर भी कोशिश करिए, नहीं भूल पाएंगे। 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मांगे या विचार थे? तो 1920 के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों के कौन कौन सी मांगे थे? तो पहला था भाई पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात रखी थी, भाई हमें भारत को पूरी तरीके से आजाद करो, हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि औपनिवेशिक विरोध और सामाजिक न्याय का समन्वय। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहे हैं कि स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों दोनों की आलोचना। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोचे होंगे कि ये स्टेटमेंट कहाँ से दे देता है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है कहीं पे। जब आप स्पेक्ट्रम की बुक निकाल के पढ़ेंगे ना, तो ये लाइन क्लियरली लिखा हुआ है। जो वामपंथी राष्ट्रवादी है, उग्रवादी वाला क्रांतिकारियों के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें क्लियरली मेंशन है कि वामपंथी वाला जो टॉपिक आता है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो है ना, स्वराजवादी और अपरिवर्तनवादी दोनों की आलोचना करते थे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक और बहुत बारीक स्टेटमेंट दिया है। जो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे अच्छे से उनको पता होगा, लेकिन जो ऐसे ही हल्के फुल्के में पढ़ रहे होंगे, बस रीडिंग मार रहे होंगे, तो वो कंफ्यूज है, उनको नहीं ध्यान रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ें तो अच्छे से ये वाला पोर्शन एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो स्वराज असहयोग आंदोलन के बाद स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में जो है थोड़ा अनबन शुरू होती है, उसी वाले टॉपिक में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, जहाँ पे ये वामपंथियों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी दे देता है, स्टेटमेंट कहीं से भी दे देता है। नहीं, बहुत कुछ क्वेश्चन यूनिक होते हैं और उन यूनिक क्वेश्चन के पीछे मैं अगेन कहूंगी कि नहीं भागना है आपको। आपके जो टॉपिक से जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान रखना है, और इसीलिए टेस्ट पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसलिए टेस्ट पेपर लगाते हैं कि सेम टू सेम एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन छाप देगा। ऐसा नहीं होता है, सेम टू सेम छाप देगा। इस मेंटालिटी से तो आप टेस्ट पेपर मत लगाइए। टेस्ट पेपर इस मेंटालिटी से लगाइए कि आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को, हर एक स्टेटमेंट को समझ रहे हैं कि कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे था तो इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन दिया, अब आपको पता चल गया। जब आप रिवाइज करोगे तो आप उस टॉपिक को बुक में बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तो आपको मेन पॉइंट आपको याद होते जाएगा। वरना फिर क्या होगा, आप बुक को हर बार एक एक लाइन पूरी लाइन वाइज पढ़ते ही आएंगे, सिर्फ रीडिंग करेंगे। रीडिंग नहीं करना होता है, तैयारी करना है तो आपको स्मार्टली पढ़ना है। टेस्ट पेपर लगाना है, मेन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने हैं और उसको रिवाइज करना है बुक में से। 1930, अगला क्वेश्चन देखिए। 1930 के धरासन नामक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया जाना था, लेकिन अंततः सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया क्योंकि गांधी को स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब देखो भाई, गांधी जी इसका नेतृत्व करने वाले थे, ठीक है, इस सत्याग्रह का, धरासन नमक सत्याग्रह का, लेकिन ये नहीं कर पाए थे। सरोजिनी नायडू इनकी जगह करती हैं। इसका कारण क्या था? कारण ये नहीं था कि ये गांधी जी बीमार पड़ गए थे, उनके स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, नहीं, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए
सरोजिनी नायडू इनकी जगह इसका नेतृत्व करती है। तो पहला गलत हो गया, बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रहों की श्रृंखला में अंतिम था, अंतिम नहीं था ये, ठीक है, ये दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा कि जब बुक पढ़ेंगे आपको उसमें दिया हुआ है कि इसके बाद बहुत सारे अलग अलग जगहों पे नमक सत्याग्रह छोटे लेवल पे किया गया था, उनका नाम भी बुक में दिया हुआ है कि कहाँ पे किसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये अंतिम नहीं हुआ, ठीक है, कई जगहों पे इनके बाद बहुत सारे छोटे छोटे नमक सत्याग्रह हुए थे। स्टेटमेंट को इसलिए बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है, एग्जामिनर ऐसे ही क्या होता है, गेम खेलता है आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने वर्ष 1936 में दलित वर्गों और औद्योगिक श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसको याद रखना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का, समाचार पत्र का शुभारंभ किसने किया था, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अंबेडकर जी ने की थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या प्रकाशन ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में एक सार्वजनिक निधि शुरू की थी? तो ये समाचार पत्र अक्सर पूछा जाता है इस जनरल डायर के संदर्भ में, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो एक समाचार पत्र या प्रकाशन की बात हमेशा की जाती है कि उसका नाम क्या था, तो दी मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है। ये क्या था भाई, बड़ा अजीब समाचार पत्र था, मतलब इसका जो ऑनर था वो जनरल डायर के समर्थन में भाई एक फंड इकट्ठा करता है इसके सपोर्ट में, तो आंसर क्या आ जाएगा? दी मॉर्निंग पोस्ट। ओके, अगला है सूर्य सेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, तो पहला तो स्टेटमेंट आपका सही है कि इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। दूसरा कह रहा है कि वह उन कुछ क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें कभी कैद नहीं किया गया था, ये गलत है। जब भी सूर्य सेन के संदर्भ में स्टेटमेंट देता है तो ये वाला स्टेटमेंट आपको दे देता है कंफ्यूज करने के लिए कि क्या इनको कभी कैद नहीं किया गया था, क्या भी कभी इनको जेल में बंद नहीं किया गया था? तो किया गया था, 1-2 साल के लिए किया गया था जेल में बंद, ठीक है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि उन्होंने वर्ष 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था, तो ये बड़ा अच्छा और फेमस है चटगांव शस्त्रागार छापा। तो इनमें इनको नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूर्य सेन द्वारा किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और तीसरा यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वर्ष 1928 में बारदोली का दौरा किया, जो इस कारण का समर्थन करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था एक, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय इसके महासचिव के रूप में किसने कार्य किया था? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके महासचिव के रूप में काम किसने किया था? इसके महासचिव के रूप में काम किया था एनजी रंगा ने, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था? तो किस शासक ने रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था? तो जमन शाह ने किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, नई तालीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1933 में वर्धा में जाकिर हुसैन समिति द्वारा की गई थी, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नई तालीम की शुरुआत जिसमें गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, तो अक्टूबर शिक्षा से संबंधित सुधार लाने के लिए ये लाया गया था ये व्यवस्था। तो नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन समिति द्वारा की गई थी। दूसरा है, नई समिति का मुख्य विचार क्या था? गतिविधि के माध्यम से सीखना, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको वर्धा शिक्षा सुधार ऐसा कह के भी बोला जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा जब भी आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए गए थे, तो इस पूरे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जैसे कि आप 1854 का जो उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है,
हाँ, तो 1854 जैसे आप देखेंगे वुड डिस्पैच, वुड का डिस्पैच, ये भी शिक्षा भारत में जो है इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का एक प्रावधान या विशेषता थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आप लोग जानते होंगे कि भाई भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरोध में बहुत सारे न्यूज़पेपर लाए गए थे, लॉन्च किए गए थे, ठीक है, रिलीज किए गए थे। तो इसके विरोध में यानी कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसमें यह विशेषता थी कि जिला मजिस्ट्रेट जो है प्रकाशकों की जमानत राशि जब्त कर सकता था। उसके पूरे जो जहाँ से छापा जाता था न्यूज़पेपर, उस पूरे मकान को जहाँ पे मतलब ये न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे पूरा बंद कर देता था, पूरा सीज कर देता था। ठीक है, ये अधिकार किसको था? जिला मजिस्ट्रेट को था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था? तो 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्तित्व वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के पहले बैच में शामिल नहीं थे? तो शामिल नहीं थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, ये शामिल नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर जॉन सीली के वर्ष 1857 के विद्रोह के दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो सर जॉन सीली के वर्ष 1857 के विद्रोह के दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है स्वार्थी सिपाही विद्रोह। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। व्यक्ति दिया है और उनकी भूमिका। बहादुर शाह की भूमिका क्या थी भाई? बहादुर शाह की क्या भूमिका थी? तो इनकी भूमिका थी, ये दिल्ली में नाम मात्र के सम्राट थे। ठीक है, जनरल बख्त खान ये दिल्ली में सैन्य कमांडर थे। हेनरी लॉरेंस लखनऊ में ब्रिटिश निवासी थे। नाना साहेब कानपुर में पेशवा घोषित किए गए थे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इस पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए। दूसरा, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 148 से घटाकर 71 कर दी गई। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो देखिए, पूना पैक्ट आप लोग को पता होगा। पूना पैक्ट के पहले कम्युनल अवार्ड, इसको जान लीजिए। ये कम्युनल अवार्ड क्या है? कोई बताएगा? कम्युनल अवार्ड क्या है? तो देखो भाई, कम्युनल अवार्ड क्या था, इसको आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनल अवार्ड जो है उस समय लगभग 1930-31 की बात है, 1930-31-32 की बात है, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तब की बात है। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन में सभी भारतीयों को बुलाया गया था, बड़े बड़े जो पार्टीज थी उनको बुलाया गया था समझौता करने के लिए। तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्हीं के नाम पर इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है या कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। तो भारत के नए संविधान को लेकर के गोलमेज सम्मेलन में जो है चर्चा चल रही थी। तो भारतीय नेताओं के बीच में इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही थी कि किसको कितना सीट दिया जाए। जैसे अलग अलग समुदाय थे, मुस्लिम थे, सिख थे, दलित थे, तो चुनाव में किसको कितनी सीटें दी जाए, कितना अधिकार दिया जाए, कैसे अधिकार दिए जाएंगे, इन सभी बातों पर भारतीय नेताओं के बीच में आपस में कोई सहमति ही नहीं बन पा रही थी, कोई रास्ता ही नहीं निकल पा रहा था। तो उस समय मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, इसने खुद ही आगे बढ़ करके एक तरफा फैसला सुना दिया। कहा कि कम्युनल अवार्ड में क्या होगा कि जो दलित लोग होंगे इनको अल्पसंख्यक माना जाएगा। ठीक है, दलित जो होंगे, जो हिंदू धर्म के दलित वर्ग होंगे, इनको अल्पसंख्यक माना जाएगा और इनके लिए जो है अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। अब पृथक निर्वाचन आपको पता ही होगा, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि 1909 का जब माले मिंटो सुधार आया था, तो यहाँ पे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, मुस्लिमों के लिए। फिर 1919 का जब अधिनियम आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, तो आपको ध्यान होगा कि इसमें ईसाइयों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। अब कम्युनल अवार्ड में इन्होंने क्या कह दिया कि भाई
दलितों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। यानी कि भारत में क्या है कि सबको एक एक करके अलग अलग किया जा रहा था, बट इतना बांटा जा रहा था कि सब आपस में ही लड़े। तो यहाँ पे जब दलितों की बात की गई कि दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था की जाएगी, यानी कि केवल दलित उम्मीदवार को केवल और केवल दलित वर्ग के लोग ही वोट दे सकेंगे। इसी को जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने भाई फिर विरोध किया, आमरण अनशन किया। आमरण अनशन इसी के विरोध में किया था गांधी जी ने कि दलित को अलग वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग नहीं माना जाएगा। तो फिर बाद में गांधी जी और अंबेडकर जी इन दोनों के बीच में जो है समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसी पूना पैक्ट में ये व्यवस्था लाई गया कि भाई जो दलित होंगे उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तो नहीं की जाएगी, वो संयुक्त निर्वाचन में ही रहेंगे। यानी कि जैसे सभी के लिए वोट दिया जाता है वैसे ही इनके लिए बस क्या किया जाएगा कि इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। पहले जो है इनके लिए प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई थी? 71। लेकिन कम्युनल अवार्ड के बाद जब पूना पैक्ट समझौता होता है तो ये सीटें बढ़ा करके 148 कर दी जाती हैं। इसमें कह रहा है कि घटा करके 71 कर दी गई, नहीं, अगर घटाया जाता तब तो लोग और ज्यादा विरोध करते ना। दलित वर्ग और जो सवर्ण लोग थे, इन लोगों में आपस में और ज्यादा लड़ाई होती, और ज्यादा मतभेद उत्पन्न होता। अंग्रेजों को मजा आता कि चलो हम हिंदू मुस्लिम तोड़ें, ईसाइयों को अलग करें, अब ये हिंदुओं को भी अलग अलग बांटो। तो ऐसा नहीं किया गया था। सीटें क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी, 71 से 148 कर दी गई थी। अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोग यूज किया करिए कि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें घटाई क्यों जाएंगी, बढ़ाई जाएंगे ना। तो दूसरा गलत है, पहला आपका सही है कि 1932 को जो है हस्ताक्षर हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सबसे पहले से शुरू करते हुए सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। देखिए, पाइका विद्रोह कब हुआ था? पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में। ओके, 1817 में। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1827 में। और विशाखापत्तनम विद्रोह कब हुआ था? 1844 में। तो जब इसका क्रम लगाएंगे तो इसका क्रम बनेगा 1 2 4 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दिया है, मतलब युद्ध दी है और किस वर्ष ये युद्ध हुआ था वो दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था भाई? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69। ठीक है, यानी 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5, यानी 1803 और 1805। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था भाई? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46। जब इसका क्रम लगाएंगे तो क्रम बनेगा 3 4 2 1। ओके, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि लॉर्ड वेवेल ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। दूसरा है कि इसने भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया था। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो पहली बात कि अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड वेवेल ने नहीं बल्कि लिनलिथगो ने इसकी घोषणा की थी। किसने? लिनलिथगो ने। नाम ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इसने भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ओके, पहला गलत, दूसरा सही। अगस्त प्रस्ताव क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, 1939-40 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो भाई अंग्रेजों के ऊपर अब आ गया कि अब युद्ध तो ये अकेले कर नहीं सकते थे, तो इनको भारतीय सैनिकों की इनको जरूरत थी। भारतीय सैनिकों की सहायता के लिए इन्होंने क्या किया कि ये भारतीयों को बिना बताए, उनसे बिना परमिशन लिए इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया था। किसने किया था? लिनलिथगो ने। तो इस बात का भाई लोगों को पता चला, भारतीय नेताओं को, तो भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। तो फिर जो है अगस्त प्रस्ताव लाया गया कि भाई देखो, जो भारतीय थे वो मांग किया, भारतीय नेता जो थे उन्होंने मांग किया, देखो तुम हमें भारत को आजाद करोगे
और दूसरी बात ये कि हमें अपना खुद का संविधान है, एक ऐसी संस्था स्थापित करो जिसमें सभी भारतीय मिल करके अपने लिए संविधान बना सके, अपने अनुरूप संविधान बना सके। तो फिर लिनलिथगो ने कहा कि देखो ठीक है, हम अगस्त प्रस्ताव ला रहे हैं, इसमें कुछ प्रावधान किए गए, जैसे भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, तुम्हें खुद का संविधान बनाने का डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली संविधान बनाने का तुम्हें अधिकार दिया जाएगा। कुछ पॉइंट थे, जैसे केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाएगा, प्रांतीय मंत्री। तो फिर क्या हुआ कि भाई वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार भी किया जाएगा। बस भारतीयों ने इसका विरोध, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विरोध किया, इसलिए क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इन्होंने मांग किया था कि भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र कराया जाएगा। और मुस्लिम लीग इसका सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि इसमें पाकिस्तान के गठन की कोई बात ही नहीं की गई थी, इनको पाकिस्तान ही चाहिए था, पाकिस्तान का ये रट्टा मारते रहते थे। अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे वो भारत को पूरी तरीके से आज़ाद कराने की बात की थी, तो इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, तो इसका बहुत विरोध किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा आपका सही है कि इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के एक दृश्य को दर्शाती 1859 की कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी? तो रिलीफ ऑफ लखनऊ किसके द्वारा बनाई गई थी मेरे साथियों? तो इसको बनाई गई थी थॉमस जोन्स बार्कर द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो पहला कथन है, इसने स्थानीय निकायों में अधिकांश सदस्य गैर सरकारी यानी नॉन ऑफिशियल और तथा अधिमानतः निर्वाचित होने की सिफारिश की। पहला सही है। दूसरा है कि इसने स्थानीय निकायों की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाने तथा सरकारी हस्तक्षेप में न्यूनतम रखने का प्रस्ताव रखा था। बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हो कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिले, तो पीडीएफ के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया है, आप लिंक को क्लिक करके बहुत ही मिनिमम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अपने आसपास, अगर आपके पास ऑफलाइन है, ब्रांचेस है दृष्टि के, तो आप वहाँ पे जाके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, लगभग इसकी फी जो है 5000 है। ठीक है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दीपावली, यहाँ से अब जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लगभग 30 हर टेस्ट पेपर में 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से टेस्ट सीरीज, यहाँ से जो है करंट का क्वेश्चन शुरू होता है। तो दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में परंपराएं, अनुष्ठान और त्योहार शामिल है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह अधिनियम राज्यों को बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान 90 दिनों तक काम बंद रहने की सूचना देने में सक्षम बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी को प्रतिवर्ष 100 दिनों से बढ़ा करके कितना दिन कर दिया गया है? 125 दिन कर दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त बाकी सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40 के अनुपात में वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों में क्या प्रावधान है? तो पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों के संदर्भ में 90% का वित्त पोषण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% का वित्त पोषण जो है पूर्वोत्तर हिमालय राज्य करेगा। ठीक है, 90-10 का अनुपात होता है पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों में, और बाकी जो सामान्य सभी राज्य हैं, बाकी बचे हुए राज्य, वहाँ पे 60-40 का कॉन्सेप्ट होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शांति अधिनियम 2025 का सही रूप है? ठीक है, शांति अधिनियम 2025 का सही रूप क्या है भाई, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन। देखो यहाँ पे इसको याद रखना, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। इसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाला तो आपको आसानी से याद रहेगा। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है शांति अधिनियम का। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में जो निजी क्षेत्र है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए,
सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा विधि संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? तो पहला है कि बीमा कंपनियों में 100% तक एफडीआई विधि की अनुमति देना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब क्या हो गया कि बीमा कंपनियों में 100% तक की एफडीआई अनुमति दी गई है। दूसरा है कि बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो ये गलत है, निजी बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 1875 में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में इसका प्रकाशन किया गया था पहली बार। ठीक है, किसमें? बंग दर्शन में। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, आईएनसी का अधिवेशन होता है। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में। यहाँ पर ही बंकिम चंद्र चटर्जी पहली बार वंदे मातरम गीत गाते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, यह भी स्टेटमेंट में दे देता है। चलिए अगला देखिए, विश्व की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की? तो इनका नाम बताइए भाई, कौन है? तो इनका नाम है माइकेला बेंथॉस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन वर्ष 2025 में ब्राजील के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ब्राजील के किस शहर में हुआ था? तो ब्राजील के बेलेम में हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरिमाऊ अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अभ्यास का 5वां संस्करण दिसंबर 2025 में उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। तो इसका आयोजन उत्तराखंड में नहीं हुआ था बल्कि राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के LVM 3M6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि इस मिशन के तहत लॉन्च किया गया ब्लू बर्ड 6 उपग्रह LVM 3 द्वारा निचली पृथ्वी कक्षा में लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एक यूरोपियन निजी कंपनी के बीच एक वाणिज्यिक समझौते के तहत किया गया था। दूसरा गलत है। ये जो मिशन है वो भारत के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी निजी कंपनी, उसके बीच किया गया था। यहाँ पे यूरोपीय कंपनी दिया है, यूरोपीय निजी कंपनी, ये गलत है, अमेरिकी निजी कंपनी थी। ठीक है, पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। सूची दी हुई है, दिवस दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है भाई? मिलान करना है। तो बताइए, सही मिलान करिए। एड्स दिवस का ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 130 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर आप लोग को खुद बताना है। देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो डेडिकेटेड होके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक का कौन सा संस्करण दिसंबर 2025 में जारी किया गया? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक का कौन सा संस्करण जो है जारी किया गया है दिसंबर में? तो 7वां संस्करण जारी किया गया है। अगला है, जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण शासन में उनके कार्य के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड किसने जीता है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये अवार्ड जीता है सुप्रिया साहू ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि भारत ने इन खेलों में कुल 102 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। अबू धाबी में नहीं बल्कि दुबई में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दुबई में। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, ओमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप हरमुज जलडमरू मध्य के किनारे स्थित है। तो पहला सही है आपका कि जो ओमान का
मुसंदम प्रायद्वीप है, ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आपको किनारे देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है। देखो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये जो सम्मान है ये ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है, बल्कि ये कुवैत का है। ठीक है, कहाँ का है? कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये गलत है। दूसरा, कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओमान। तो ये दूसरा गलत, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पोंडुरु खादी पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोंडुरु खादी जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, पिनाका मिसाइल लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? पिनाका मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एस्पायर योजना को कार्यान्वित करता है? एस्पायर योजना को कार्यान्वित करता है कौन सा संगठन? तो एमएसएमई इसको कार्यान्वित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, जो छोटे उद्यमी होंगे, लघु उद्यमी होंगे, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको सब्सिडी वगैरह देने के लिए ये एस्पायर योजना लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, टेक्निकल सहायता के लिए, ट्रेनिंग के लिए इस तरह के एस्पायर योजना लाई गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, किस देश से संबंधित है? ये पुर्तगाल के हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैन्य अभ्यासों और सहभागी देश कौन से सही सुमेलित हैं? कौन से सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखो, अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, ये सही है। अभ्यास एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में होता है, ये भी सही है। अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, थाईलैंड के बीच में नहीं होता है। ठीक है, थाईलैंड गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा। अभ्यास डेजर्ट जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है, तो चौथा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 कलवरी पनडुब्बियों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है हिस्सा? अरिहंत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि भारत में शीर्ष 10% आय अर्जित करने वाले लोग राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक हिस्से के जिम्मेदार हैं, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है, एक मिनट हो जाएगा, हाँ, दूसरा कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, ये गलत है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एक संस्था है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इसी के द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट जारी की जाती है, न कि वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो पहला सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की क्या थीम थी? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते का हिस्सा है? तो कौन से देश रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते का हिस्सा है? तो भारत और रसिया, इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, कहा कि भाई हम तुम्हारे जो सैन्य ठिकाने होंगे अपनी जरूरत के लिए यूज कर सकेंगे। इस तरह का इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। अगला देखिए, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। तो देखो भाई, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट ये भारत की प्रमुख राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। पहला गलत हो जाएगा, यहाँ वॉलीबॉल लिखा है इसलिए गलत हो जा रहा है। ठीक है, वॉलीबॉल नहीं फुटबॉल होना चाहिए था। दूसरा है, हरियाणा ने संतोष ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है। तो यहाँ पे कह रहा है हरियाणा ने सबसे अधिक बार इस ट्रॉफी को जीता है, तो ये गलत है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये विचार करना है। तो पहला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान
किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो कौशल से स्किल को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉर फ्री ट्रेनिंग एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स फॉर सर्टिफिकेशन। तो पहला सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022-26 की अवधि के लिए लागू की गई थी। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लगभग 300 बिलियन बैरल के साथ विश्व के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार हैं? तो किसके पास है भाई, कोई बताएगा? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला के पास है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया INAS 335 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भाई हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। दूसरा है कि इस प्रजाति को आगे देखने की क्षमता बहुत उत्कृष्ट होती है, जिससे वह बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखती है। तो ये गलत है। ठीक है, इस कह रहा है कि ये बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने में ये समर्थ है, तो ये तो गलत है। दूर देखने की क्षमता बहुत उत्कृष्ट है, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट दूसरा। और पहला जो कह रहा है कि ये लुप्त प्राय है, तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर इज लिस्टेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, नहीं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। ठीक है, इसको लिस्ट किया गया, लिस्टेड है ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। तो यहाँ दूसरा भी गलत हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, मौद्रिक नीति के संदर्भ में गोल्डीलॉक्स अवधि निम्नलिखित में से किस स्थिति को संदर्भित करता है? तो ये गोल्डीलॉक्स पीरियड किस स्थिति को संदर्भित करता है? तो कम मुद्रास्फीति और उच्च आर्थिक वृद्धि को संदर्भित करता है। लो इन्फ्लेशन एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को ये संदर्भित करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहे गैलेक्सी फ्रॉक्स यानी आकाशगंगा मेंढक को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख प्रजाति यानी फ्लैगशिप प्रजाति घोषित किया गया है? ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान की ये फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है इस गैलेक्सी फ्रॉग को? तो मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो अगेन मैं आपको बोलूंगी भाई कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करके बहुत ही मिनिमम प्राइस में पूरे पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट में भी जाके डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ठीक है, जिसकी फ़ी है 5000 रुपीज़। ओके। और दोस्तों, अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो हमारे फाउंडेशन इस समय 5th फाउंडेशन बैच चल रही है। आप 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है सारे सब्जेक्ट को, प्री कम मेंस दोनों तरह से तैयारी कराई जाती है, जिसकी फ़ी है 1989 रुपये, यानी ये पूरी बैच की फ़ी है। ठीक है, आपको पूरा बैच कवर कराया जाएगा, पूरे पेपर्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप अगर हमारे उत्तर लेखन अभ्यास से जुड़ना चाहते हो, आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपको फीडबैक मिले, कहाँ आप गलती कर रहे हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे उत्तर लेखन अभ्यास में मिल जाएगा, जिसकी फ़ी है 199 रुपीज़ प्रति माह। ठीक है, स्टार्टिंग के 200 छात्रों के लिए है। डेली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जहाँ पे आप आंसर लिख करके दोगे। कैसे आंसर लिख करके देना, ये सब कुछ जानकारी आपको यहाँ बगल में वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। जिसकी फ़ी आपको, अगर आप एक साथ पूरा पेमेंट करना चाहते हो, तो 1499 रुपये। 8 महीने ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, जिसमें आप आंसर लिख के दोगे। हमारी तरफ से आपको पूरा फीडबैक दिया जाएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा पॉइंट किस तरह से आपको डालना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप सी सेट पढ़ना चाहते हो, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एस्पिरेंट के लिए, सी सेट ही आता है कि सी सेट वो कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, तो ये आप हमारे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया गया था, प्रीलिम्स के पहले चल रहा था, अब तो ये खत्म हो गया है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अभी जल्दी ही नया बैच स्टार्ट होने वाला है सी सेट के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट और भी अच्छे से मोटिवेटेड होकर पढ़ा सकें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।